बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ सीपीटी, जो कि हमारे पास एसेंशियल वाली बुक है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है इसको मेनली हमने एमसीक्यूज़ के लिए देखना है, तो क्विक हम इसे देखेंगे फॉर एमसीक्यूज़। इधर से एसक्यू एसएच नहीं आता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है हमारे टॉपिक का नाम, डैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आप लोग पढ़ के आए हो, फिजियोलॉजी होती है डैट इज़ फंक्शनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फंक्शनिंग कैसे करता है? रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होती हैं जिससे रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है। लंग हमारा एक्सपैंड करता है दो तरीक़ों से, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जाता है विद द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। ठीक है, जब हम इंस्पायर करते हैं उस तरह से एंटायर इंटीरियर मूवमेंट ऑफ द स्टर्नम होती है। अब हमारे रेस्पिरेशन के जर्नली हम बात करते हैं हो क्या होता है। अब इसमें जर्नली हमारे पास होता है हमारे डायफ्राम की मूवमेंट होती है। ठीक है, हमारे स्टर्नम की मूवमेंट होती है, आया वो एंटीरियरली ऊपर की तरफ उभरेगा। टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट अकर इन रिब केज। रिब केज के अंदर दो तरह की मूवमेंट होती है, एक बकेट हैंडल, एक हमारे पास पंप हैंडल होती है। बकेट हैंडल होती है लेटरल डायरेक्शन में और पंप हैंडल होती है एंटीरियर डायरेक्शन में। तो जब पंप हैंडल होती है तब हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है बड़ा वो ज़्यादा होता है, और जब बकेट हैंडल वाली होती है इसमें हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है ये चेंज होता है। जो चेंजेस होते हैं इन शेप ऑफ थोरैक्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन और रिजल्ट ऑफ प्रेशर चेंजेस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एंड एल्वेओलर स्पेसेस। जब ये हमारे पास हो गया कि जनाब हमारा जो लंग होता है वह एक्सपैंड करता है। जब एक्सपैंड करता है हमारी जो रिब्स होती हैं ना, यानी जब इनहेलेशन होती है तब हमारी रिब्स क्या होती हैं, ये हमारे पास ऊपर की तरफ जाती हैं। ठीक है, एलिवेट होती हैं हमारी रिब्स और बाहर की तरफ मूव करती हैं। तो इस तरह एक्सपैंड हो जाती है और लंग्स को एक्सपैंड होने का पूरा मौका मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बकेट हैंडल, बकेट हैंडल की बात कही है, और पंप हैंडल। पंप हैंडल में हमारा क्या होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है ना वो इम्प्रूव होता है, और जो बकेट हैंडल है बड़ा इसमें हमारा जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है ये चेंज होता है, डैट इज़ बकेट हैंडल। तो ये हमारे पास बकेट हैंडल हो गया जिसमें लेटरल एक्सपेंशन ये ट्रांसवर्स एक्सपेंशन है, इंटीरियर पोस्टीरियर हो गया। और डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जब हम इंस्पायर करते हैं, डायफ्राम नॉर्मली यूँ पड़ा होता है, ये नीचे की तरफ खिंच जाता है और ये सीधा हो जाता है ताकि लंग को मैक्सिमम जगह मिल सके। और जब एक्सपायर करते हैं ये वापसी अपनी जगह ऊपर की तरफ चला जाता है और लंग को कंप्रेस करता है ताकि सारी हवा एक्सपायर होकर बाहर चली जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये सबसे पहले बकेट हैंडल को डिफाइन किया गया। बकेट हैंडल की आपने तस्वीर ये देख ली बकेट हैंडल वाली। बकेट हैंडल में हमारे पास हमने कहा ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो चेंज हो रहा होता है। तो ये क्या होता है, लेटरल डायरेक्शन में होता है। बकेट हैंडल में क्या करती है, बकेट का हैंडल ऊपर और नीचे मूव करो तो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करती है, लाइक द हैंडल बीइंग लेफ्टेड। इससे ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ जाता है और लंग को एक्सपैंड होने का मौका मिलता है। पंप हैंडल क्या होती है, ये हमारे पास होती है इंटीरियर डायरेक्शन में, तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ता है, ये अपवर्ड और फॉरवर्ड जाती है। आपका स्टर्नम आगे की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ और आगे की तरफ आता है, जैसे हैंडल जो होता है उसको आप लेफ्ट करते हो और इंक्रीज करता है इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो ये क्या होगा हमारा जो होगा ऊपर, ठीक है, पंप हैंडल में क्या होगा हमारे पास बाहर की तरफ और ऊपर जाएगा तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा हमारे पास, और बकेट हैंडल में ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ेगा। ठीक है, तो इवेंट्स हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेशन के डाटा से हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ एयर होना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है, फिर ट्रांसपोर्ट होती है और रेगुलेट होती है वेंटिलेशन इन द रिस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो मूवमेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन है पल्मोनरी वेंटिलेशन उसको देखते हैं, दैट इज मूविंग ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। मूविंग ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स को हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। और जब वो गैस अंदर जाएगी तभी एक्सचेंज होगी इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ और ऑक्सीजन वगैरह को लेकर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाती है। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जब एल्वोलाई तक पहुँचती है वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज रन करी होती है तो उनके अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है फ़ौरन से, क्योंकि वन सेल थिक होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है डैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन कैरी की हुई है ब्लड के अंदर आई हुई है, तो ये ऑक्सीजन कैरी लंग से दूर ली जाती है और बॉडी को दी जाती है, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो लेकर आए हुए थे वो ब्लड स्ट्रीम से लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये हमने क्या ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो गया। रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो मैकेनिज्म और प्रोसेस है जो कंट्रोल करता है रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग को, इंश्योर करता है कि बॉडी के ऑक्सीजन की नीड्स जो है वो मेट की जाए और कार्बन डाइऑक्साइड एफिशिएंटली रिमूव कर दी जाए। इसमें इंक्लूड होता है हमारा न्यूरल और केमिकल कॉम्पोनेंट, ये दोनों ही शामिल होते हैं। इसमें हमारे न्यूरल यानी कि जैसे हमारी फ्रेनिक नर्व है वो डायफ्राम की मूवमेंट को वो करी होती है, जब ये एक्साइट होती है तो डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है इंस्पायरेशन के दौरान, तो हमारे पास ये न्यूरल कंपोनेंट। इस तरह केमिकल कंपोनेंट्स भी हमारे पास आ रहे होते हैं, हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सब कुछ ये चेंज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड वगैरह, हाइड्रोकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सॉरी। फिजियोलॉजी क्या होती है, वेंटिलेशन जो होती है वो हम गैस एक्सचेंज कहते हैं इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होती है, गैस एक्सचेंज अक्रॉस एल्वोला और कैपिलरी, और कैपिलरी से टिश्यू में और टिश्यूज
से आपके सेल्स में चलेगी, दैट इज़ बेसिकली रेस्पिरेशन। जो पल्मोनरी प्राइमरी टर्म है वो रेफर करती है लंग्स को, उनके एयरवेज को और वेस्कुलर सिस्टम को। तो 3 चीज़ें मुराद होती हैं जब हम वर्ड पल्मोनरी बोलते हैं। तो यूजेस ऑफ मेजरमेंट में हमने कहा लीटर, मिलीलीटर और डेसीलीटर में मेजर करते हैं। प्रेशर की यूनिट पास्कल और किलो पास्कल होते हैं। नॉर्मल जो हमारे पास प्रेशर होता है दैट इज़ 100 किलो पास्कल्स। बीपी जो डिस्क्राइब होता है वो mmHg मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में डिस्क्राइब होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट मोल और मिलीमोल होता है। यूनिट डिस्क्राइब्ड जैसे कितना सोडियम है, हमने कहा इतने मिलीमोल पर है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट इन सोल्यूशन हो गया। पीएच जो होता है वो रेगुलेट होता है बाय हाइड्रोजन एच पॉजिटिव की आयंस की प्रेजेंस में। ज़्यादा एच तो पीएच आपकी उस तरह से इफेक्ट होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। पी डोनेट करता है पार्शियल पी प्रेशर ऑफ गैसेस को, PCO2 और ये है पार्शियल, लेकिन यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन आर्टीरियल ब्लड। तो दैट इज़ वाई PaCO2 और PaO2 करते हैं, CO2 और O2। और P कैपिटल A अगर लिखा हो ये डिनोट करता है एल्वुलर गैस में। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। खाली PO2 तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PaCO2 तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरी। फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है कि दैट इज़ PaO2, दैट इज़ हमारे पास क्या है बड़ा, दैट इज़ इन एल्वुलर एयर। एल्वुलर एयर के अंदर कितनी ऑक्सीजन है बड़ा, और इसका क्या है आर्टरी में कितना है बड़ा, और ये बस नॉर्मली है कि कितना है बड़ा, बेशक इन्वायरमेंट में क्यों ना। अब हमारे पास आता है फ्लो ऑफ गैसेस। फ्लो ऑफ गैसेस की बात करते हैं। लिक्विड्स के अंदर वॉल्यूम गैस फ्लो एट अ पॉइंट 1 सेकेंड और 1 मिनट के अंदर, लेकिन ब्लड के अंदर जो फ्लो कर रही होती है कितनी गैस है, दैट इज़ Q। ब्लड फ्लोइंग इन द पास्ट टाइम कार्डियोवास्कुलर आउटपुट द ब्लड हैव लीविंग द हार्ट इन 1 मिनट, दैट इज़ Q। ठीक है। Gas mixtures, amount of constituent of gas in the mixture can be expressed in proportion of the total volume occupied, pressure contributed by the gas। इसमें हमारे पास जो वॉल्यूम होता है that is fractional concentration, ऑक्सीजन होती है 0.21, हमारे पास होती है fractional concentration of हमारे पास ऑक्सीजन क्या है 0.21 होती है, और जो परसेंटेज जब इसे करोगे तो 21% बन जाएगी परसेंटेज कंसनट्रेशन के लिहाज से। प्रेशर्स की बात करें डाल्टन लॉ के मुताबिक ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करती है 21% ऑफ द टोटल वॉल्यूम और कंट्रीब्यूट करती है 21% ऑफ द टोटल प्रेशर। और फिर देयरफॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट 100 किलो पास्कल इज 21%, मल्टीप्लाई बाय 100 21 किलो पास्कल्स बन जाता है। तो प्रेशर देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, और गैस का हमने कहा गैस मिक्सचर अंदर डिफरेंट गैसेज हैं। अब गैस एक्सचेंज क्या होती है, जैसे एयर आपके एल्वुलर स्पेस के अंदर आती है, वहाँ से गैस एक्सचेंज एल्वुलाई से निकल के कैपिलरी में जाना शुरू हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ये कैसे होते हैं, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट आपके पास डिपेंडेंट होता है। कंसनट्रेशन गैस विल डिफ्यूज फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब बाहर जो आ रही है एल्वुलाई के अंदर जो एयर है दैट इज़ 100 mmHg ऑफ कैपिलरी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एल्वुलाई के अंदर इतनी, और इसके अंदर बाहर 100 mmHg टू कैपिलरी है, और कैपिलरी के अंदर कितना है 45 टू एल्वुलाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है बड़ी। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी के अंदर ज़्यादा है तो कैपिलरी से आपके एल्वुलाई के अंदर चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इधर हमारे पास ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है तो इधर कम है, तो वो हाई कंसनट्रेशन से लो में आके फ़ौरन से डिफ्यूज़ हो जाता है जल्दी जल्दी। नेक्स्ट हमारे पास होता है सरफेस एरिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एल्वुलर कैपिलरी इंटरफेस, कि कितना जो एल्वुलाई है वो इसके साथ आ रहा है, दैट इज सरफेस एरिया। बैरियर थिकनेस होती है, दिस रेफर्स टू थिकनेस ऑफ एल्वुलाई कैपिलरी मेंटेन, जो कि हमने कहा 1 सेल थिक होती है, और जितनी थिन होगी उतना जल्दी से गैस एक्सचेंज हो जाएगा। ये हमारा ब्लड आ रहा है जिसके अंदर ब्लू वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ डीऑक्सीजनेटेड यहाँ से जैसे गुजरता है जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, CO2 जल्दी से भागी जा रही है और ये अंदर आई जा रही है। तो इसके अंदर इसने प्रेशर बताया हुआ है हमारे पास 40 और 46 है, और यहाँ पे 40 और 104 है। तो ये 46 ज़्यादा है यहाँ पे 40 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 46 वाला 40 की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे क्या है 40 है और वहाँ 104 है, तो ये इधर आ जाएगा। तो जब ये जाता है तो इसको 100 करके जाता है और इसको 40 करके चला जाता है, और ये बाकी हमारे पास ऑक्सीजन आती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती रहती है। दैट्स अ वे। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग एनर्जी फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म, ग्लूकोज को ATP में कन्वर्ट करती है, और इसके लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है। सिंस ऑल द सेल्स यूज ATP फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एवरी सेल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि डिफ्यूज़ हो जाती है, कैपिलरी में चली जाती है, और ऑक्सीजन उठा लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, या सेलुलर लेवल पे हमारे पास रेस्पिरेशन क्या होती है। वेंटिलेशन परफ्यूजन, अब वेंटिलेशन होती है गैस। अब वेंटिलेशन हमने कहा कि जो गैस एक्सचेंज होती है वो इस रेशो पे डिपेंड करती है, आपका V कितना है और आपका Q कितना है। जब वो अप्रोच करते हैं 1:1, तो V/Q जो होती है
हमारे पास होता है 0.8 होता है। जो ग्रेविटी, बॉडी पोजीशन, कार्डियोपल्मोनरी डिसफंक्शन, ये सब इस रेशो को इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब जो टर्म्स अक्रॉस वी ओवर क्यू होती है वो मिस मैच होता है डेड स्पेस के अंदर और शंट के अंदर। अब डेड स्पेस किसे कहते हैं? डेड स्पेस हम कहते हैं जनाब जहाँ पे हमारी वेंटिलेशन, हमारे पास हवा तो होती है लेकिन आपके पास ब्लड नहीं होता। शंट ऑपोजिट है, वहाँ पे हमारे पास ब्लड तो होता है लेकिन हमारे पास हवा नहीं होती। जैसे इसको हम डिवाइड करते हैं और ये हर पोजीशन में मैटर करता है। अब ये जो ऊपर का एरिया है, ये ऊपर के एरिया में हमारे पास ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे ब्लड वेसल नहीं है। और नीचे के एरिया में ग्रेविटी ओरिएंटेड देखा जाए, नीचे हमारे पास ब्लड है लेकिन वहाँ पे बिल्कुल नीचे हवा नहीं है। तो ऐसे एरिया को शंट कहते हैं। परफ्यूजन इन एक्सेस ऑफ वेंटिलेशन। परफ्यूजन क्या होती है? एक्सेस ऑफ वेंटिलेशन। परफ्यूजन इज इन एक्सेस ऑफ वेंटिलेशन सच एज एल्वुलर कोलैप्स फ्रॉम सिक्रीशंस रिटेंशन। अब एल्वुलाई के अंदर हवा नहीं है, ब्लड तो वहाँ पे है। डेड स्पेस क्या होती है? वेंटिलेशन आपके पास एक्सेस होती है, वी आपके पास इधर ज़्यादा होता है जैसे पल्मोनरी एम्बोलस हो लेकिन वहाँ पे ब्लड ना हो। तो हम डेड स्पेस, ये तो फिजियोलॉजिकली नॉर्मली था बड़ा, लेकिन ये डिजीज़ में भी हो सकता है कि वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलस था, यहाँ पे वी तो होता है लेकिन क्यू ब्लड नहीं होता, और यहाँ पे क्यू तो होता है लेकिन वी नहीं होता। अब क्यू नहीं है या कलेप्शन हो गई है इस तरह से। तो लंग कंप्लाइंस की बात करते हैं। लंग कंप्लाइंस हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज इन लंग वॉल्यूम प्रोड्यूस बाय द चेंज इन पल्मोनरी प्रेशर। डिटर्मिनेशन ऑफ द लंग कंप्लाइंस टू मेजर हमारे पास होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ लंग और सरफेस टेंशन इन एल्वुलाई। ये दोनों डिटर्मिन करते हैं लंग कितना कंप्लाइंस करेगा। और कंप्लाइंस हमने कहा था कि लंग कितना वॉल्यूम उठा सकता है, ले सकता है, अपने अंदर वो कर सकता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं बिटवीन द वाटर सेल्स एल्वुलाई, उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास आता है सरफेक्टेंट, जो उनके दरमियान स्पेस क्रिएट करता है, वरना ये एक वाटर दूसरे वाटर को अटैच करेगा तो ये तो पूरा कलैप्स ही हो जाएगा एल्वुलाई। तो इस तरह से होता है। टाइप 2 के अंदर इसने वही बात की हुई है। टाइप 2 नेमोसाइड सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं लाइक ए डिटर्जेंट, जो डिस्टर्ब करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और उनके सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। पल्मोनरी सिस्टम, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पल्मोनरी सिस्टम इज टू एक्सचेंज गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट और ब्लड और टिश्यू के दरमियान। और ऑक्सीजन जो होती है नेसेसरी होती है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है, इफ अ सेल हैज़ ऑक्सीजन, तो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है, सॉरी ग्लूकोज जो है, एक ग्लूकोज से वो 36 ATP प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं तो फिर एनारोबिक हो जाएगा और सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होंगे। अब 36 और 2 चेक करो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 36 ATP, ऑक्सीजन की एब्सेंस में 2 ATP बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैस है जो इसको इफेक्टिवली एक्सचेंज किया जाए लंग के लेवल पे और रिलीज़ कर दिया जाए फ्रॉम द बॉडी। पल्मोनरी सिस्टम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड के अंदर होती है तो वो H2CO3 हमारे पास कार्बोनिक एसिड भी बना रही होती है। ठीक है, कार्बोनिक, ये तो बाइकार्बोनेट आगे जाके बनेगा। तो इससे क्या होता है? कार्बोनिक एसिड बनता है। जब एसिड होता है तो हमारी pH क्या होती है? हमारी pH कम होती है और एसिडिटी की वजह से हमें बहुत सारे क्या होते हैं, इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो एसिड वगैरह रेगुलेट होगा और बहुत सारे प्रोसेस वगैरह में आसानी होगी। अब टेम्परेचर ऑफ होमियोस्टेसिस थ्रू द इवेपोरेटिव, उसके अलावा होमियोस्टेसिस हीट जो लूज हो रही होती है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाकी भी निकल रहे होते हैं। 3 मेजर हमारे पास होते हैं, डैट इज़ वेंटिलेशन या ब्रीथिंग, ठीक है, पल्मोनरी सिस्टम के, बाकी गैस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन और गैसेस टू द पेरिफेरल टिश्यू। तो शुरू यहाँ से लंग से आई तो हमने कहा ब्रीथिंग हो रही है, वेंटिलेशन हो रही है, गैस आपके एल्वोलाई से आपके उसमें गई, हमने कहा गैस एक्सचेंज रेस्पिरेशन हो गई है। ये गैस जाके पेरिफेरल टिश्यू में हुई है और उसने 36 ATPs प्रोड्यूस किए हैं, डैट इज़ हमारी इधर इस लेवल पे हो गई। अब लंग वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास डैट इज़ हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है, डैट इज़ 500 ml होता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम होता है। अगर नॉर्मली है जो आप और मैं बैठ के सांस ले रहे हैं, अगर मैं एक मेहनत करके सांस लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार मैंने क्या किया है, मैंने मेहनत से मज़ीद सांस लिया है, तो ये मेरे पास इंस्पायर किया मैंने विद वो, इसे क्या कहते हैं, IRC कहते थे, इंस्पायरेटरी रेजिडुअल कैपेसिटी कहते थे। और इसी तरह अगर मैं मेहनत से एक्सहेल करती हूँ तो वो मेरे पास होता है ERC। और जो बाकी हवा, मैं चाहे जितना एक्सहेल कर लूँ, ठीक है, मैं चाहे जितना एक्सहेल कर लूँ उसके बावजूद एक हवा होती है, लंग कभी खाली नहीं होता, इसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो टाइडल वॉल्यूम और ये है बड़ी, इसको जब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है बड़ा, ठीक है, ये जब चीज़ें ऐड होती हैं इसके साथ तो ये हमारे पास बनती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी टाइडल वॉल्यूम वाली हवा को और इसको ऐड कर दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा,
इसको सही से लिखना चाहिए। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है ये जो मैंने इतनी मेहनत से करके अंदर सांस लिया और जो मेरा टाइडल वॉल्यूम था, इन दोनों को ऐड करूँ, डैट इज़ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसी तरह जो हमारे पास ERC जो मैं एक्सेल करती हूँ और जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ये हमारे पास होता है फंक्शन रेजिडुअल FRC था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता था, FRC कहते हैं इसको, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहेंगे इसे। चलो देखते हैं। और इसमें ना बस इसका थोड़ा सा यूनिक नेम है, बाकी सब ठीक है। और अगर मैं ये सारा ऐड ऑन करूँ, यानी कि मैंने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपका टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये सब ऐड किया, तो मैं कहती हूँ ये क्या है, वाइटल कैपेसिटी है। लेकिन अगर मैं ये सारा ऐड करूँ, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड कर दूँ, तब ये मेरे पास होती है टोटल लंग कैपेसिटी। दूसरे मानों में वाइटल कैपेसिटी जो यहाँ पे की है, इसको यहाँ पे ऐड करके रेजिडुअल वॉल्यूम करो तो ये आपके पास हो जाती है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये बात हो गई है जनाब, आई होप सो क्लियर हो गया है। एक वैसे मैं दोबारा से जल्दी जल्दी बताती हूँ। देखो ये होता है टाइडल वॉल्यूम, अगर मैं मेहनत करके सांस लेती हूँ ये मेरे पास होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैं मेहनत करके सांस बाहर निकालती हूँ ना, ये मेरे पास होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, उसके अलावा जो मज़ीद हवा बची होती है, हवा लंग कभी खाली नहीं होता, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, मुझे लगा मैंने वहाँ टाइडल लिख दिया था। ठीक है, ये हमारे पास ये टाइडल वॉल्यूम है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करते हो ना तो ये आपके पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनती है, और इन दोनों को जब आप ऐड करते हो ना तो वो हमारे पास होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब जब मैं इन सब को ऐड करती हूँ वो मेरे पास टोटल लंग कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर सिर्फ मैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इनको ऐड करती हूँ, ये मेरे पास वाइटल कैपेसिटी होती है। बस ये है बड़ा। अब हमारे पास जो लंग वॉल्यूम होता है ना, इसका बस नेम आप कंफर्म कर देना, मेरे ख्याल से मैं ठीक बता रही हूँ। अब मैंने आपको टाइडल वॉल्यूम बताया 500 ml होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मेहनत करके लेके जाते हैं वो 2900 ml होता है। ठीक है, और हम कहते हैं कि जितना आप मेहनत करके एक्सपायर कर सकते हो वो 1400 ml होता है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ये जो टाइडल वॉल्यूम आपने मेहनत से अंदर ले गया, मेहनत से बाहर निकाला, इन सबको ऐड ऑन कर दो, ये आपके पास हो जाता है। अब टाइडल वॉल्यूम होता है 500, इंस्पायरेटरी आपके पास होता है 2900 और ये आपके पास होता है 1400। ये सब चीज़ें ऐड हो जाएं तब आपके पास बनता है कितना, 4800, पता नहीं कितना बनता है। खैर इसको ऐड ऑन कर लेते हैं हम। 2900 अपना एक इसको दे देता है तो बेसिकली ये 3000 हो जाएगा। खैर 500 एंड 1400, 9 और 9 18 होता है और 4800। ओ वाह, तो 4800 हमारे पास बनता है वाइटल कैपेसिटी। गैस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। O2 जो ट्रांसपोर्ट होती है अवे फ्रॉम लंग्स टिश्यूज़, ठीक है। O2 डिजोल्व इन प्लाज्मा, केमिकली बाउंड टू हीमोग्लोबिन, जिसे हम फिर कहते हैं ऑक्सीमोग्लोबिन। CO2 ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द टिश्यूज़, टिश्यू से दूर जाती है लंग्स की तरफ, ये भी प्लाज्मा के अंदर स्टोर्ड होती है और हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होती है और ये बाइकार्बोनेट के तौर पर होती है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है, वेंटिलेशन और रेस्पिरेशन जो होते हैं ये हमारे पास होती हैं जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है रेगुलेट होता है न्यूरल और केमिकल और नॉन केमिकल मैकेनिज्म से। तो न्यूरल, केमिकल, नॉन केमिकल और हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स इसको कर रहे होते हैं। ये हमारे पास इसने बताया हुआ है कि हमारे पास ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन, मेड्यूलरी सेंटर और रिदम और वॉलेंट्री रेस्पिरेशन, पोन्स और रेट और डेप्थ, ये अपन्यूस्टिक सेंटर और बाकी सारे इनको देखते हैं हम। तो हमारा जो न्यूरल कंट्रोल है, रेस्पिरेशन कंट्रोल बाय 2 सेपरेट न्यूरल मैकेनिज्म, एक ऑटोमेटिक होता है, एक हमारे पास वॉलेंट्री होता है। ऑटोमेटिक होता है जो हमारा ऑटोमेटिक वाला कौन कंट्रोल कर रहा है, डैट इज मेड्यूला। मेड्यूला ब्रेन स्टेम के पास पड़ा हुआ है और ये रिदमिसिटी ऑफ द ब्रीथिंग को कर रहा होता है। जो वॉलेंट्री होता है जो आप मैं खुद से भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वॉलेंट्री वाला वो नीमोटैक्सिक सेंटर होता है। नीमोटैक्सिक सेंटर जो कि कहाँ है, पोन्स के अंदर लोकेटेड है। ये हमारे पास रिदमिसिटी था, ये रेट एंड डेप्थ के साथ, और ये कॉर्टेक्स टू द मोटर न्यूरॉन्स ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स के साथ होता है। तो मैं एक नॉर्मल सांस ले रही हूँ तो मेरे पास मेड्यूला जो कि रिदमिसिटी को कर रहा होगा, ये है बड़ा नॉर्मली, ठीक है, रिदम को। लेकिन अगर मैं खुद कंट्रोल कर रही हूँ तो ये पोन्स जो कि हमारे पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पोन्स के अंदर पड़ा हुआ है, ये मेरे पास मोटर न्यूरॉन्स और उसकी रेट और उसके डेप्थ इन सबको कर रहा है। तो नीमोटैक्सिक, नीमो कहाँ पे, पोन्स, पी से नीमो, पी से ये वो चीज़ हो गई। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं, हमारे ब्रेन के सेंटर्स हैं, ठीक है, वो इसको कंट्रोल करते हैं, इंस्पायरेटरी मसल्स को
और इंक्रीज़ करते हैं हमारा इस तरह लंग का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है और जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब हमारे प्लूरल स्पेस के अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रहता है। नेगेटिव प्रेशर की वजह से लंग्स जो हैं बड़े वो मूव करते हैं बाहर की तरफ और इनके अंदर एयर फिल होती है और जो कि एक्सचेंज होती है और स्ट्रेच रिफ्लेक्स आता है। और एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स यानी कि जैसे एक बार वो बाहर की तरफ लंग एक जैसे मैं बैलून को फैलाती हूँ तो बाद में जैसे हवा बाहर आएगी वो खुद से आएगी ना, तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स होगा कि सब कुछ वापसी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और एक्सपायरेशन शुरू हो जाएगी, जो कि हमने कहा पैसिव प्रोसेस है। और ये ब्रेन सेंटर इसको वो कर रहे होते हैं स्टॉप फायरिंग इंस्पायरेटरी मसल। ब्रेन सेंटर के पास जब ये जाता है तो वो इंस्पायरेटरी मसल्स को एक्टिवेट करना छोड़ देते हैं और एज अ रिजल्ट क्या होती है रिलैक्सेशन। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस हो गया। अब हमारे पास केमिकल कंट्रोल आता है। आर्टीरियल लेवल्स ऑफ द CO2 और ऑक्सीजन का लेवल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉडिफाई करता है रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। अब साफ ज़ाहिर है ऑक्सीजन और इसके लिए रिसेप्टर्स लगे होने चाहिए जो बताना चाहिए भाई बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की इतनी कमी है, तो सांस वाले मसल्स को एक्टिवेट करो। तो केमिकल कंट्रोल रेस्पिरेशन जो होती है वो किस तरह कंट्रोल होती है, आर्टरीज और एओर्टिक आर्च। अब ये एओर्टा जो है जो लंग्स हार्ट से हमारे पास ब्लड हर वक्त बॉडी की तरफ लेके जा रहा है, ये हर वक्त चेक करता है कि इसके अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है पड़ी, ठीक है। अब ये आर्च ऑफ एओर्टा के लेवल पे एओर्टिक बॉडी के मिल गए और उसके अलावा जब ये जा रहे हैं ये हमारे पास कैरोटिड आर्टरीज जो हैं इसके ऊपर कैरोटिड बॉडीज़ होंगी। तो हमारे पास दो बॉडीज़ होंगी, एक मेरे पास एओर्टिक बॉडी, एक मेरे पास क्या हो गई कैरोटिड बॉडी हो गई है, ठीक है। इसमें फिर मेरे पास इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड मजीद आर्टरीज जो कैरोटिड में डिवाइड हो रही हैं। तो ये हमारे पास दो बॉडीज़ होती हैं जो केमिकल कंट्रोल करती हैं। नॉन केमिकल की बात करते हैं, हमारे पास रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, नॉन केमिकल फैक्टर, इंट्रापल्मोनरी, साइकोलॉजिकल, पेन, विजुअल इफेक्ट्स ऑफ गैस टेंशन, इन सब से भी कंट्रोल हो रही होती है। कंट्रोल ऑफ ब्रोंकियल एंड स्मूथ मसल्स, हमारे पास जो ब्रोंकियल और स्मूथ मसल्स होते हैं वो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक नर्व्स, ह्यूमरल कंट्रोल और मैनी टू नॉन फिजियोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करती हैं, जो कि हमारे पास 10th वेगस नर्व वाली है यार, ये MCQ से इंपॉर्टेंट है, ये देखो इसे। पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व से होता है, जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है तो आपकी वो जो वेसल्स होती हैं उनको वो क्या करता है कंट्रैक्ट कर देता है, हमारी वेसल्स को वो कंट्रैक्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर हमारे पास क्या होती हैं एंटीकोलिनर्जिक्स होती हैं, जो कि हमारे पास ड्रग्स जैसे इप्राट्रोपियम वगैरह ये क्या करती हैं, ये फॉर रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए है हमारे पास। तो पैरासिम्पैथेटिक जब ब्लॉक होगा जो कि एंटीकोलिनर्जिक्स के थ्रू होगा, रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। और सिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करती हैं रिलैक्स करती हैं, यानी कि एयरवे के डायमीटर को अच्छा करती हैं। सिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स जो कि बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, इनके स्टिमुलेंट कौन साल्ब्यूटामोल, वेंटोलिन वगैरह और ये चीज़ें ये रिलैक्स करती हैं और एयरवे के डायमीटर को क्या करती हैं बढ़ा देती हैं, ये चीज़ होगी। और ब्रोंकियल स्मूथ वेसल्स नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रिक्ट करते हैं एयरवेज को, सिम्पैथेटिक डायलेट करते हैं एयरवेज को। और ब्लड वेसल इसका ऑपोजिट होता है, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। इसमें हमारे पास एसिटाइल कोलिन होती है जो कंट्रैक्ट करती है स्मूथ मसल्स को और नैरो करती है एयरवेज को। तो कंट्रैक्ट करती है स्मूथ मसल्स को और नैरो करती है एयरवेज को। एयरवे छोटे हो गए कौन सी, इप्राट्रोपियम और एट्रोवर्ट ब्रोमाइड, ये हमारे पास हो गई। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डायलेट करता है, इसमें नोर एड्रेनलिन होती है, टी स्पाइनल कॉर्ड इसको रिलीज़ करती है, रिलैक्स करती है, ये सांस की नालियों को बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक्स साल्ब्यूटामोल, वेंटोलिन और ब्राइकेनाइल, तो ये हमारे पास हो गए सिम्पैथेटिक वाले। कंट्रोल ब्रोंकियल स्मूथ वेसल्स, अब ब्रोंकियल जो हमारे ब्रोंका है उनको कंट्रोल करने के लिए हार्मोनल कंट्रोल में कैटेकोलामीन्स प्रिंसिपली एड्रीनलिन आ गया, एड्रीनलिन सिम्पैथेटिक वाले तो वो डायलेट करेंगे। बाकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एजेंट्स जो होते हैं आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द लंग्स फॉलोइंग इंजरी इन्फेक्शन के बाद होते हैं। और ये इंडिविजुअल्स इनहेलेशन ऑफ पोलन डस्ट वगैरह, जो एजमा का पेशेंट होता है, एडिमा स्टार्ट हो जाता है, हिस्टामीन मज़ीद वो हो जाता है हिस्टामीन से ख़राब, और मास सेल्स इन द लंग्स जो कि हमारे सेल्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी वाले इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में आते हैं। इफेक्ट्स ऑफ गैस टेंशन क्या होता है, लोकल हमारे पास चेंजेस इन O2 और CO2 के एल्वेलर गैस के अंदर चेंजेस आने हैं। कैपिलरी ब्लड अल्टर करते हैं स्मूथ मसल के टोन को जो अफेक्ट करते हैं मसल सेल्स को। रिफ्लेक्स क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तब होता है जब अगर आर्टीरियल ब्लड CO2 टेंशन बढ़ जाती है या ऑक्सीजन टेंशन रिड्यूस हो जाती है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है, ये रिफ्लेक्स है। बाकी रिफ्लेक्सेस हमारे पास है, स्ट्रेच रिसेप्टर रिफ्लेक्स है लंग के वॉल्यूम पे, नोज रिसेप्टर रिफ्लेक्स है जो कि डाइव करते हुए कोल्ड की वजह से, रिसेप्टर्स इन लेरिंग्स एंड एयरवेज वो कफ रिफ्लेक्स है। तो हमारे 3 रिफ्लेक्स हो गए, स्ट्रेच रिसेप्टर, डाइविंग और कफ रिफ्लेक्स, एक्टिवेशन ऑफ कैरोटिड साइनर बेरो रिसेप्टर इन सिस्टमिक हाइपोटेंशन। सो यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।